मधुस ज्योति कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। एक बहुत पुराना ड्रामा है ARY डिजिटल का, 2019 का ड्रामा है, जिसका नाम है मेरे पास तुम हो। और इसकी सजेशन भी हमारे व्यूअर्स में से ही कुछ ने दी। सैयद मूसा कासिम, आई थिंक आपने तो इसके बारे में मुझे बोला ही था देखने को, और भी बहुत लोगों ने बोला होगा। सो देख लिया, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। OST में मेरे पास तुम हो की जगह मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो। और जहां ये वर्डिंग्स आते हैं वहां एक लीड मिल जाती है कि हाँ, कुछ ऐसी कहानी बननी है जहां पर किसी ने किसी को तो डिच करना है। अब किसने किसको डिच करना है? आदमी औरत को डिच कर रहा है या औरत आदमी को? वैसे अगर मुझसे पूछिए तो किसी भी एक रिलेशन में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या आशिकी का कोई किस्सा चल रहा है, उसमें एक औरत और एक आदमी तो इन्वॉल्व होता ही है ना। तो कौन विक्टिम है? शुरुआत करते हैं स्टोरी से। एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली की स्टोरी है। एक मिडिल क्लास फैमिली, जहां पर दानिश नाम का पति है जो अपनी बीवी को इंतहा प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। उसकी पूरी दुनिया अपनी वाइफ के आसपास घूमती है। तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना। ऐसी कहानी है उस आदमी की, दानिश की। दानिश और महविश, महविश उसकी वाइफ, एंड इन दोनों का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा बेटा है जिसकी अभी स्कूलिंग शुरू होनी है। उस स्टेज पर आ चुका है जहां उसकी अब स्कूलिंग शुरू होगी। नाम है रूमी। सरकारी नौकरी है दानिश के पास। बीवी को वो काम करने नहीं देता। वो करना चाहती है कि मैं भी कर देती हूँ, कुछ घर का खर्चा शेयर कर लेंगे, कुछ हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लेकिन उसको नहीं अच्छा लगता कि वो अपनी बीवी से नौकरी कराए। एंड बच्चे को भी संभालना है घर में, तो बच्चे के लिए भी भाई चलो एक जना बच्चे को संभाले, मैं नौकरी कर रहा हूँ। अभी जिस नौकरी में वो जाता है, सरकारी नौकरी में, वो ऐसी पोस्ट है जहां अगर वो चाहे तो जितनी उसकी सैलरी मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है उसको? 48,000, 48,000 रुपीज मिलती है। अभी 2019 में 48,000 की पाकिस्तानी रुपीस की क्या वैल्यू होगी, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए। इंडिया की रुपीस से 1/3 टाइम्स नीचे है पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू। सो अभी ये इंसान इतने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में अपनी फैमिली को घुमाता है, फिराता है, हर छुट्टी के दिन उनको बाहर घुमाने ले जाता है, अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ खाना भी खिलाता है बाहर, और whatever, in his limited resources he is doing for the family। लेकिन ऊपर की कोई कमाई नहीं लेता। सीट उसकी ऐसी है जहां उसके पास इतना मार्जिन है कि उसकी जो ये सैलरी मिलती है ना, ये उसको पीनट्स लगेगा अगर वो ऊपर की कमाई एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। लेकिन उस ऊपर की कमाई के लिए उसको कुछ ऐसी फाइल्स पर साइन करना पड़ेगा जो उसका ज़मीर अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड बन रहा है, रोड पर वो खड़ा है और वो देख रहा है कि इस रोड पे तो अभी कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के मालिक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं कि हाँ, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, आप इस पे साइन कर दो और 10 लाख रुपए हमसे ले लो। तो क्या उसका ज़मीर उसको अलाउ कर रहा है कि वो उस फाइल पर साइन कर दे? अभी जो इंसान रिश्वत नहीं लेगा, ना तो वो अपने सीनियर की गुड बुक्स में, ना वो इन क्लाइंट्स जो कस्टमर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब की गुड बुक्स में, और सबसे बड़ी बात, ना वो अपनी इस बीवी की गुड बुक्स में। महविश, महविश है तो उसका प्यार। दोनों ने लव मैरिज किया, दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, और दोनों के आशिकी के किस्से कॉलेज में बहुत मशहूर भी थे, और दोनों ने शादी कर ली।
लव मैरिज किया, लेकिन महविश की एस्पिरेशंस फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रॉम हर लाइफ बहुत ज़्यादा है। एक आम मिडिल क्लास इंसान जो दाल रोटी सब्जी, कभी कभी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर लेना, लेकिन अपने बजट में रहते हुए इनसे ऊपर सोच नहीं पाता, लेकिन ये औरत बहुत ऊंचा सोचती है। जब वो रास्ते में चलते हुए एक ज्वेलरी की दुकान की शो विंडो में 80,000 या 1 लाख का एक चमकता हुआ हार देखती है और उसका दिल उस पर आ जाता है, लेकिन पति कहता है हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दिल मसोस के सिर्फ नहीं रहती। वो अंडरस्टैंड नहीं करती कि मेरा हस्बैंड का कमाई उतना नहीं है, वो मुझे ये लेके देना अफोर्ड आज की डेट में नहीं कर सकता। मे बी कुछ टाइम के बाद हम पैसे सेव करके वो हार ले लेंगे। उसको तो वो हार इमीडिएटली चाहिए, एंड इसके लिए वो अपनी किसी अमीर फ्रेंड से पैसे उधार भी ले लेती है कि मैं तेरे को 10 किस्तों में हर महीने 10-10 हज़ार करके वापस कर दूंगी। इतना ज़्यादा जुनून अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए। ज़रूरत नहीं है, लग्जरी है। तो जब कोई इंसान इतना लग्जरीज के पीछे भागता है और उसके सामने राह चलते एक चमकता हुआ हीरा सड़क पे पड़ा मिल गया या सोने की ब्रिक मिल गई, तो क्या वो उसको छोड़ देगी? महवेश अपनी इस दोस्त के साथ कहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खा रही है और अचानक उनके कुछ जानकार सामने आते हैं। उसकी फ्रेंड के जानकार सामने आते हैं। पता चलता है कि वो आदमी बहुत रिच है और उसकी वाइफ तो यहाँ रहती नहीं है, वो अपनी वाइफ से नाखुश है। बहुत अमीर है, बड़ी कंपनी है उसकी और खूब सारा पैसा है। दोनों की नजरें टकराती हैं। आदमी को एक औरत को पहचानने में 2 मिनट लगते हैं कि ये औरत मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। और महविश जो इन छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने आदमी को घूस लेने के लिए मजबूर करने को भी तैयार है, वो जब ये इंसान सामने आता है, रिच पर्सन, और उसको ऐसी छोटी छोटी गिफ्ट से ल्योर करता है, कभी हार प्रेजेंट कर रहा है, डिनर पे बुला रहा है पूरी फैमिली को। बेसिकली इंटरेस्ट उसका महविश में है, उसकी फैमिली में नहीं है। ऐसे कर कर के कहानी बढ़ रही है आगे, और कैसे वो एक ऐसा जाल बुन लेता है उसके आसपास कि ये लड़की इतनी अंधी हो जाती है कि अपना ये बसा बसाया संसार, जिसमें इतना प्यारा सा उसका बेटा है रूमी और इतना डोटिंग हस्बैंड है दानिश, इनको छोड़ के चली जाती है। जी हाँ, वो अपने इस आशिक शहवार के लिए दानिश और रूमी को छोड़ देती है, डिवोर्स ले लेती है दानिश से और चली जाती है अपने उस रिच आदमी के साथ जो उसको एक ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल दे रहा है, ड्राइवर के साथ में गाड़ी, एक बंगला, फर्स्ट क्लास घर जहाँ एसी लगा है, इतने बड़े घर की वो मालकिन है, इतने सारे नौकरों पे हुक्म चलाती है, सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। और उसके लिए वो कॉस्ट क्या दे रही है? शहवार को क्या चाहिए? शहवार उससे शादी करना चाहता है। देखिए, अगर शादी करता भी है या करना चाहता भी है आगे चल के, तो क्या क्या होता है जिंदगी में, और क्या शहवार की रिच बीवी इतनी बेवकूफ है कि जब उसको पता चलेगा कि उसका आदमी कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है और उसी के पैसे पे ऐश कर रहा है, क्योंकि शहवार खुद रिच नहीं था, वो अमीर बना अपनी अमीर बीवी की वजह से। कहते हैं ना कि वो जो ऊपर बैठा है वो हर चीज का
लेखा जोखा लिख के रखता है। एक प्यारा सा हस्बैंड जिसको तुमने छोड़ा, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, इसको बहुत चोट लगती है, पट्टी बंधी है, हाथ से खून बह रहा है, पट्टी बंधने के बावजूद भी खून टपक रहा है, लेकिन इस बीवी को इतना जुनून है इस आदमी को छोड़ के और अपने उस आशिक के साथ में जाकर रहने की इतनी जल्दी है कि उसको उसका बहता हुआ खून भी नहीं दिख रहा। और दूसरी तरफ जब महविश को कभी भी जिंदगी में जब से इनकी शादी हुई कुछ भी इतनी सी भी अगर चोट लग जाती थी तो दानिश उसके सिरहाने बैठा रहता था, उसको छोड़ता नहीं था, उसकी पूरी केयर करता था, सब कुछ करता था। सो ये कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इतने इमोशनल सीन्स मिलेंगे देखने को कि आप कहेंगे कि ओह, पहले तो आप कहेंगे कि हाय काश ऐसा हस्बैंड सबका हो, और आप ये भी कहेंगे कि हाय ये औरत कैसी है, इतना प्यारा हस्बैंड मिलने के बावजूद भी ये बाहर जाके कुछ ढूंढ रही है खुशियाँ। खुशियाँ तो इसके आसपास फैली हुई हैं। खुशियाँ क्या होती हैं? खुशियाँ सिर्फ पैसा होता है। पैसा एक ज़रूरत है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती। तो वो कमा तो रहा है, तुमको अच्छा डिसेंट लिविंग दे रहा है। हाँ, तुम्हारे हीरो के हार नहीं लेके दे सकता, सोने के हार नहीं ले सकता, कुछ कार नहीं लेके दे सकता अभी, लेकिन शनैई शनैई करके शायद वो भी ले देता। लेकिन इस औरत में तो सब्र नहीं था। इस औरत ने तो शायद प्यार किया या नहीं किया, लेकिन आज की डेट में वो प्यार से बहुत दूर हो गई थी। उसको सिर्फ पैसा पैसा, अपनी ख्वाहिशें, अपनी लग्जरीज, ये सब कुछ नजर आना। वो चली जाती है अपने आशिक के साथ, दानिश अपने बच्चे रूमी के साथ में यहाँ रह रहा है। बच्चा माँ को इनिशियली बहुत मिस करता है, धीरे धीरे करके उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि मेरी माँ अब नहीं आएगी, हमें छोड़ के चली गई है। हॉस्टल में जाता है, इनिशियली एडजस्ट नहीं हो पा रहा। कितनी अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है कि जब भी कोई परिवार टूटता है उसमें सबसे ज़्यादा गाज किस पर दिखती है? बच्चे पर दिखती है। बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरे माँ बाप अलग हो गए हैं। चलो, फादर बहुत ही डोटिंग है तो किसी तरह से उसको इस सिचुएशन से बाहर निकालता है। उसको एक बहुत प्यारी टीचर भी मिल जाती है अपने हॉस्टल प्लस कम स्कूल में, जो उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी इमोशंस को समझती है और उसको एक्स्ट्रा अटेंशन दे रही है, और कहीं ना कहीं उसके फादर की जिंदगी में भी एंटर कर रही है। ये भी एक एंगल है आगे चलकर। लेकिन ये महविश जब चलो खूब ढोल बजा लिए, डांस कर लिया, लंदन पेरिस घूम के आ गए, अय्याशियाँ मार ली, लेकिन अय्याशियाँ मारना जिसकी कॉस्ट पर था, वो औरत ने जब ये कुछ देखा तो क्या वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी? आजा भाई, मेरे पति ने तेरे को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है अय्याशी करने के लिए, तो मैं तुझे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ऐसा होगा क्या? अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शोन, जो शहवार की बीवी बनी है, जो एक रिच औरत है, किस तरह से वो इसको मुक्खी की तरह निकाल के बाहर करती है जिंदगी से, और उसको भी सजा देती है, अपने हस्बैंड को भी, इस चीज की। अब ये क्या हुई? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, न इधर की रही ना उधर की रही। अब उसको वापस फिर से पति चाहिए, फिर उसके पीछे जा रही है। तो क्या करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दानिश को एक ऐसी औरत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशों की वजह से इनको छोड़ कर गई। हाँ, दानिश एक बुरा पति होता, उसको मारता होता, पीटता होता, उसका ख्याल नहीं रखता होता, तो उसको जाना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन एक ऐसा डोटिंग हस्बैंड, इतना प्यार देने वाला हस्बैंड को अगर कोई औरत अपनी एक्स्ट्रा लग्जरीज की वजह से, ख्वाहिशों की वजह से छोड़ के जाती है,
तो ऐसी औरत जब 10 जगह मुंह मार के, यही बोलेंगे ना रफ लैंग्वेज में, वापस आ रही है, तो उसको दानिश एक्सेप्ट करिएगा। देखिए, एंड मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका एंड इतना ज़्यादा इमोशनल है कि मधु जैसी को भी रुला गया। मधु, मैं इतनी आसानी से नहीं रोती हूँ ड्रामाज में, अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल हार्ट टचिंग नहीं। और इस ड्रामा ने मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। एंड एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाया है जहाँ पर एक आदमी की भी परेशानियां देखने को मिलती है। आजकल बाई चांस जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम जानते ही हैं, न्यूज़ में आप लोग सुन रहे होंगे, अभी रीसेंट पास्ट में तकरीबन मैं कहूँगी 6 महीने के अंदर 2 केसेस ऐसे आए हैं यहाँ पर इंडिया में सामने न्यूज़ में, जिसमें एक लड़की ने शादी करते ही हनीमून पे गई है, अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के मार के क्लिफ से नीचे फेंक दिया। और अभी रिसेंटली एक और केस जो अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, जिसमें कि एलिजिडली, देखिए हम तो एलिजिड ही बोलेंगे अभी, जब तक कोर्ट प्रूव नहीं करता कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। तो एलिजिड यही है कि इतने करोड़पति दोनों फैमिलीज, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, अरेंज मैरिज हो रही है दोनों की, इंगेजमेंट हो गई है, उसके बाद दोनों लड़का लड़की घूमने गए हैं, वही पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे दिया लड़की ने, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके लड़के को मार दिया। तो ये सडनली जो एक ट्रेंड चल पड़ा है और बहुत ही बुरा लग रहा है सुन सुन के कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, इसके ऊपर भी बहुत सारी रील्स बन रही हैं आजकल। तो चलो वो तो एक अलग चीज़ है। बट इस ड्रामे में, अगर कमिंग बैक टू दिस ड्रामा, मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से इसको दिखाया है, एंड अभी आगे मैं इसके आर्टिस्ट के बारे में कुछ बात करूँगी और कुछ स्पेशल सीन्स एंड डायलॉग्स की बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने इस ड्रामे को देखना शुरू किया, तो कुछ एपिसोड्स होते ही मुझे ऐसा लगा कि ऐसी मैंने एक मूवी देखी है अमिताभ बच्चन की और रेखा की, जहाँ ऐसी ही कोई सिचुएशन थी। तो मैंने ये पूरा ड्रामा देखने के बाद वो मूवी को भी खोल के देखा और पूरी मूवी देखी। मूवी का नाम है दो अनजाने, और ये 1976 या 78 के आसपास की मूवी है, अमिताभ और रेखा की। तो इन दोनों की भी वहाँ पर कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिखाई थी, जहाँ एक ये लड़का उसको एक शो में देखता है और पसंद कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशंस डिफरेंट थी कि वो लड़की इससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो अपने डांस के करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी। इसने जाके इसके माँ बाप को पटा लिया और शादी कर ली, एंड एक सरकारी नौकरी करता था, छोटी सी नौकरी जिसमें बहुत थोड़ी सी तनख्वाह दी। तो लड़की उसमें खुश नहीं थी। तो जहाँ उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका एक फ्रेंड आता है अमिताभ बच्चन का, इसमें नाम भी इनके अमित एंड रेखा ही है नाम। तो वो आता है और उसके हार देने, सिमिलर सिचुएशन थी कि ये भी जा रही है हार देखने के लिए और हस्बैंड नहीं लेके दे पा रहा है। फिर वो प्रेम चोपड़ा इन दैट विलेनिश कैरेक्टर, वो आके इसको हार देता है और ल्योर करता है अपनी तरफ। लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन थी, उसको देखिएगा आप, मूवी बहुत अच्छी है वो दो अनजाने। ऑफ कोर्स वो फिल्मी स्टाइल में है, एंड ट्रस्ट मी, ये वाला ड्रामा देखने के बाद मुझे दो अनजाने देखने में बहुत हंसी आ रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ, ओवर ड्रामेटिक से सीन्स देख रही हूँ, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे अमिताभ बच्चन तोड़ो फोड़ो, ये भी फोड़ो, इसको फोड़ेगा, इसको नहीं फोड़ेगा, वो हार के ऊपर था कि वो शराब के नशे में बोल रहा। वो डायलॉग मुझे अभी तक याद था, इतने सालों से मूवी देखी हुई। तो दैट्स अ गुड मूवी, उसको आप देखिएगा। बट उसका एंड जो है बड़ा ही टिपिकल एंड, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझको वो देखकर। मैं भूल गई थी कि उसका एंड क्या था, तो जब देखा तो मैंने हाय हाय, ये एंड किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था इस तरीके से एंड। लेकिन जो एंड इसमें दिखाया है, मेरे पास तुम हो में, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग है इसकी। तो अब मैं आती हूँ, सबसे पहले तो भाई इसके राइटर कौन है इस ड्रामा के? खलील उल रहमान कामर। अभी सुन, मेरे दिल में जितना हमने इनका मजाक उड़ाया है
क्योंकि किसी को सुन मेरे दिल की राइटिंग, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी स्टोरी कुछ भी पसंद नहीं आई थी, उतना ही ये ड्रामा मुझको बहुत पसंद आया। और खलीलुर रहमान जी का एक स्टाइल है लिखने का। मैं मंटो नहीं हूँ में भी अभी उन्होंने ही लिखा था, एंड उसमें भी हुमायूं सईद थे, इसमें भी हुमायूं सईद एज दानिश द मेन हीरो। हाँ, जो बेचारा एक गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट नौकरी करता है, लेकिन ऑफ कोर्स आगे चल के गवर्नमेंट नौकरी से वो किस तरीके से एक बहुत बड़ा आदमी बनता है, बहुत बड़ा आदमी। वो कहते हैं ना, पलटी खा ली, दुनिया ने पलटी खा ली, वो हो गई गरीब लड़की महविश, जिसको उसके आशिक की बीवी ने घर से निकाल दिया और वो घर की नहीं रही और घाट की नहीं रही। और दूसरी तरफ इसने किस तरीके से अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करके कुछ ऐसा किया, ऑनेस्टली किया, जिसमें उसने खूब पैसा कमाया और खूब अमीर हो गया। अब उसके पास इतना बड़ा बंगला है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ भी है। तो शायद महविश प्यार के लिए नहीं, इस पैसे के लिए वापस आ रही थी फिर से इसके पास, कि भाई ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, मुझसे प्यार करता है, मुझे ले लेगा अपने साथ में। तो शायद इसलिए आ रही थी, ये एक एंगल है। तो राइटिंग है खलीलुर रहमान जी की बहुत ही बेहतरीन डायलॉग्स, बेहतरीन से भी बेहतरीन मैं बोलूंगी, कुछ डायलॉग्स मैं बताऊंगी भी आपको। कैरेक्टर्स में जैसा मैंने बताया, दानिश का रोल अदा किया है हुमायूं सईद ने। हुमायूं सईद को अभी हमने मैं मंटो नहीं हूं में भी देखा था। वही स्टाइल बात करने का, वही तरीका, सब कुछ वही लग रहा था मुझको। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल। आई रियली लव हिज नेचुरल वे ऑफ परफॉर्मिंग। ओवरडू नहीं लगता, बहुत प्यारा लगता है इनका काम करने का तरीका। इस रोल में बहुत ही प्यारे लगे मुझको। जेब खाली है तो ये कहता है कि नहीं, मेरी जेब भरी हुई है। क्यों भरी है? क्योंकि उसमें तुम्हारी फोटो है, अपनी बीवी को कहता है, और ये मेरी सबसे बड़ी जायदाद है, यही मेरी कमाई है। कितना प्यार करने वाला हस्बैंड। हाँ, लेकिन औरत को ऐसे जुमले खुश नहीं करते ना। उसको तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, जेवरात चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। महविश का रोल अदा किया है आयजा खान ने। आयजा खान का मैंने सबसे पहला ड्रामा देखा था कोई चांद रख। कोई चांद रख, मेरी बेटी बड़ा अच्छा गाती है ये गाना। उसको ये इतना पसंद है, उसका ओएसटी कोई चांद रख का। लेकिन अभी आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत पहले का देखा हुआ है कोई चांद रात, मुझे उसकी स्टोरी याद भी नहीं है, बेटी को अच्छे से याद है। लेकिन मुझे आयजा खान चुपके चुपके से याद है, जिसका रिव्यू भी मैंने दिया था पिछले साल। दैट कॉमेडी रोल जिसमें वो हर चीज गिराती रहती है हर जगह पर, एंड बड़ा बबली सा रोल था उसका। तो लड़की बड़ी कमाल है, ऐसा करके कुछ बोलती है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, एंड आई रियली लाइक्ड हर इन दैट रोल। लेकिन वो बहुत एक सिंपल सा रोल था। अगर आप, मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं एक टीवी ड्रामा में स्क्रीन के ऊपर, तो कॉमेडी करना बहुत आसान है, क्योंकि इतने आपको पीछे सपोर्ट्स मिल जाते हैं म्यूजिक के और उसके, कि अगर किसी ने कुछ अच्छे से नहीं भी किया ना तो वो भी चल जाता है। लेकिन एक सीरियस रियलिस्टिक सी कॉमेडी, रियलिस्टिक नहीं होती ना कॉमेडी, तो मस्करी होती है। लेकिन जहाँ एक रियलिस्टिक इमोशनल ड्रामा है, जहाँ आपको गुस्सा भी दिखाना है, अपनी नफरत भी दिखानी है, अपना प्यार भी दिखाना है, और अपना रिग्रेट, गिल्ट, सब कुछ दिखाना है, वहाँ अगर कोई अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है, बात तो तब बनती है ना। और आयजा खान ने उस चीज को जस्टिफाई किया 101%। आई ट्रूली लव्ड आयजा खान्स परफॉर्मेंस इन दिस रोल एज महविश। एक एक इमोशन, चाहे वो अपने पति से इनडिफरेंट होने का है, चाहे वो अपने बच्चे के लिए प्यार के एहसास का है, चाहे वो लालच का है जो उसको उस दूसरे आदमी के साथ रहने में नजर आ रही है, हर एक्शन सुपर्ब था। सो आयजा खान, हुमायूं सईद, दे बोथ वर सुपर्ब। एंड न सिर्फ वो, उनका छोटा सा बच्चा रूमी, मैं हैरान हूं भाई। इसके लिए तो मैं डायरेक्टर नदीम बेग की ही तारीफ करूंगी। इतने छोटे बच्चे से इतने हैवी हैवी डायलॉग्स बुलवाना।
जब मामा छोड़ के चले जाए सब एक दूसरे से भिड़े जाते हैं। जनरली क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी सिर्फ एक प्रेजेंस दिखा दी जाती है और थोड़े से डायलॉग्स बीच में बुलवा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस छोटे बच्चे रूमी का एक बहुत ही बड़ा रोल है। उसके डायलॉग्स इतने इम्पोर्टेंट हैं मामा प्लीज, अभी मैं बड़ा नहीं होना चाहता। और जिस तरीके से वो एक्सप्रेशंस दे रहा है, ओ माय गॉड, दिस लिटिल बॉय, जो अभी भी शायद किसी एक ड्रामा में मैं रील्स देख रही थी, या तो हमराही में आ रहा है या विंटर लव में, किसी में तो ये आ रहा है। अभी थोड़ा बड़ा हो गया ना बच्चा, 2019 का ये ड्रामा जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं और अभी चल रहा है 2026, 7 साल बड़ा हो चुका है ये छोटा सा बच्चा। इस बच्चे का नाम लेना बहुत जरूरी है। नाम है शीज सज्जाद गुल। ओह कमाल भाई, ये कहाँ से लेके आए हो इस टैलेंट को? इतना सा बच्चा और ऐसे डायलॉग्स बोलता है, इतने बढ़िया तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से अपने डायलॉग्स को देता है जो कि आपके दिल में एकदम तीर की तरह घुस जाते हैं। आई मीन अमेजिंग अमेजिंग भाई, बहुत ही बेहतरीन ये बच्चा। अभी मुझे नहीं पता, अभी जो ड्रामे में आ रहा है, मैंने वो ड्रामा में उसका रोल देखा नहीं है, मैंने सिर्फ रील्स देखी हैं कि कहीं आ रहा है। आप लोग बताइएगा कि कहाँ पर इसका रोल है, और अगर कोई ड्रामा मैंने नहीं देखा तो प्लीज़ एपिसोड और पॉइंट बता दीजिए, मैं वो पोर्शन खोल के देखना चाहूँगी और इस बच्चे की आप देखना चाहूँगी परफॉर्मेंस क्या है। वैसे खैर खैर ये तो है, एक टैलेंट अगर होता है, अगर इतने छोटे बच्चे ने टैलेंट दिखा दिया 4-5 साल की उम्र में भी, तो अभी भी वो दिखा देगा, ये तो पक्का है। ओके, शहवार का रोल किसने अदा किया है? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी को तो मैं बहुत तारीफ करती हूँ। वो यहाँ इंडिया की एक मूवी आई थी, सजल अली और श्रीदेवी की मॉम, उसमें वो सजल के पापा बनते अदनान सिद्दीकी। और वहाँ भी एक ये मेरा दिल एक ड्रामा आया था जिसमें सजल अली के फादर बने थे। अभी हम देख रहे हैं जंजीरें, उसमें वो एक नेगेटिव रोल में आ रहे हैं, मामा जी का रोल। तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। एंड यहाँ पर शहवार के रोल में जहाँ एक अमीर आदमी और कैसे लड़कियों पे लाइन मारता है, कैसे उनको अपने जाल में फंसाता है, और एक अच्छा बिजनेसमैन भी ओ कैसे बातें करके लोगों को फंसाता है, इवन इसके हस्बैंड को भी कैसे बातें करके उससे फंसाया कितनी जगह पर। तो देखने वाली है इनकी भी परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन। बाकी सपोर्टिंग रोल्स थे, टीचर के रोल में रूमी की जो टीचर बनी थी, हीरा मनी को हम जानते हैं, सुन मेरे दिल में भी थी हीरा मनी। इसमें ये बहुत ही छोटी लग रही हैं। आई थिंक या तो कहीं नई नई आई होंगी उस टाइम पे, तो शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी छोटू सी, कि अभी नई नई आई है, जैसे ना इमेच्योर सा फेस लग रहा है। बट शी ऑल्सो परफॉर्म वेल। तो ये तो हो गई मेल कैरेक्टर्स की बात और एक्टर्स जिन्होंने उनको परफॉर्म किया। और लेकिन एक मैं इसमें कैरेक्टर बोलूँगी जिनका रोल तो बहुत छोटा सा था, लेकिन वो आर्टिस्ट बड़े कमाल के हैं। मैं बात कर रही हूँ सैयद मोहम्मद अहमद की। इनको मैंने बहुत सारे ड्रामास में देखा है, अभी भी हम देख रहे हैं डॉक्टर बहू में जो डॉक्टर सानिया के फादर बने हैं वो यही हैं। प्लस केक एक मूवी मैंने शेयर की थी आप लोगों से, उसमें भी इनका बहुत बेहतरीन रोल था। बहुत ड्रामास में आते हैं अनगिनत, लेकिन इस पर्टिकुलर ड्रामे में इन्होंने इससे दानिश के ऑफिस के कलीग का रोल अदा किया है। कलीग कम थोड़े से सीनियर बोलेंगे, जो कि अपनी ऐसी ही एक पर्सनल जंग से निकल चुके हैं जिससे दानिश गुजर रहा है। थोड़े से पोर्टफोलियोज डिफरेंट थे। यहाँ दानिश को वाइफ ने चीट किया, वहाँ उन्होंने खुद अपनी वाइफ को चीट किया था। तो उनका जब इससे इंटरेक्शन दिखाया, उसमें आप एक पर्टिकुलर सीन देखिएगा, एपिसोड 13 में 32.14 पॉइंट के आसपास। When this fellow is carrying the guilt of what he did to his wife, and अपनी पूरी स्टोरी जब उसको नरेट करते हैं दानिश को,
और कैसे वो ब्रेक डाउन करते हैं, उनका जो रोना, उनका जो ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, किस तरीके से उस सीन को उन्होंने प्रेजेंट किया है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी अपने व्यूअर्स को कि वो उस सीन को ज़रूर देखें। कुछ इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स बताऊंगी और उसके बाद मैं बेस्ट सीन बताऊंगी इस पर्टिकुलर ड्रामे का। इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स में जैसा मैंने आपको बताया कि दानिश रिश्वतखोर नहीं था। बहुत बार उसको ल्योर दिया गया ऑफिस में और उसकी वाइफ ने उसको फोर्स किया रिश्वत लेने के लिए, लेकिन उसने रिश्वत नहीं ली। तो उस पर एक बार वो एक डायलॉग बोलता है, कहता है रिश्वत के कीचड़ में तेज नहीं चला जाता। एक बोलते हैं ना कि रिश्वत एक ऐसा कीचड़ है जिसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसको किस तरीके से देखिए प्रेजेंट किया गया है, रिश्वत के कीचड़ में तेज नहीं चला जाता। बहुत ही अच्छा, मुझे बड़ा मजा आया। ऐसे कुछ डायलॉग्स ना मैं कई बार नोट कर लेती हूँ जो कि बड़े दिल को छू जाते हैं। एक और जगह पर जब ये छोड़ के चली जाती है, डिवोर्स ले लेती है दानिश से महविश, एंड हॉस्टल में रह रहा है रूमी। तो दानिश रूबी से मिलने के लिए हॉस्टल में जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी मम्मा कभी कभी तुमसे मिलना आना चाहती है। तो रूमी कहता है कि नहीं, मैं अपनी मम्मा से नहीं मिलना चाहता। तो दानिश उसको समझा रहा है कि देखो, मम्मा हमेशा मम्मा रहती है। मेरी वाइफ ने मेरे से डिवोर्स ले लिया तो वो अब मेरी वाइफ नहीं रही, हाँ, लेकिन मम्मा तुम्हारी हमेशा मम्मा रहेगी। तो यू शुड मीट हर, वो उसको बोल रहा है मिलने के लिए। तो उस पे बच्चा एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है, कहते हैं जब मम्मा छोड़ के चली जाती है ना तो मम्मा मम्मा नहीं रहती है। कितना इमोशनल डायलॉग था और कितना प्यारा डायलॉग था। ऐसे आपको हर स्टेप पर मिलेंगे। 23 एपिसोड्स का ये पूरा ड्रामा है और हर थोड़े थोड़े समय के बाद आपको ऐसे बेहतरीन डायलॉग्स सुनने को मिलेंगे और ऐसे बेहतरीन सीन्स देखने को मिलेंगे कि आप या तो रो पड़ोगे या वाह निकल जाएगा मुंह से कि ओह, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। बेस्ट सीन ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रामा पे आती हूँ। एपिसोड 23.53.21 पर दानिश की एक्टिंग देखिए। लेकिन तुमने मेरी जान नहीं छोड़ी। एक्टिंग क्या परफॉर्मेंस बोलूंगी मैं, जैसा हर बार कहती हूँ। ओ माय गॉड, अब आगे आपके साथ बेवफाई हो जाए तो मुड़कर पुराने वफादार को मत देखो। किलर है, किलर परफॉर्मेंस है। यू आर जस्ट गोइंग टू लव दिस, यू आर जस्ट गोइंग टू लव दिस ड्रामा। मेरे पास तुम हो जिसने भी मुझको रेकमेंड किया, मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सब लोगों को, क्योंकि इतने बेहतरीन ड्रामा जब आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो और मैं देख लेती हूँ तो मेरे लिए कसम से मीडियोकर ड्रामास देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है, मैं यहाँ के लिए भी, इंडिया के लिए भी मैं बोलती हूँ कि एक टाइम होता था जब दूरदर्शन होता था और दूरदर्शन पे जो ड्रामे आते थे, मूवीज उस टाइम की देखिए मेलो ड्रामेटिक होंगी। और थोड़ी देर के बाद पेड़ के आसपास डांस करते मिलेंगे, नाचते फिरते मिलेंगे, शुम डिशा, ये सब कुछ भी सब ओवर एक्टिंग की दुकानें होती थी। लेकिन अगर आप दूरदर्शन के ड्रामास उठा के पुराने देखो, मुझे तो मिलते नहीं है आजकल, मैं ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कोई पुराने मिले। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और इतनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, ब्यूटीफुल। एनएसडी के आर्टिस्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कितने आर्टिस्ट हमको दूरदर्शन के प्लेज में परफॉर्म करते हुए दिखते थे। दैट वाज द रियल क्वालिटी जो हमको आज के डेट में पाकिस्तानी ड्रामाज में ज़्यादा देखने को मिलती है। रियलिस्टिक कंटेंट शायद हमारी जनरेशन की एक मजबूरी है। हमको ये ओवर ड्रामेटिक आज की डेट में तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि जब हम मूवीज़ की बात करते थे तो मूवीज़ में ऐसी मूवीज़ जो बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से दिखाते थे उसको हम आर्ट मूवीज़ कहा करते थे पहले। ऑल्दो एक बात बहुत अच्छी है कि आज की डेट में जो भी मूवीज़ बन रही हैं, कुछ को छोड़ के ऑफ कोर्स, जो भी कंटेंट बनाते हैं आजकल लोग, वो इतना अच्छे तरीके से बनाते हैं कि वो आपको रियलिस्टिक लगता है। अभी मैंने रिसेंटली अपने दूसरे चैनल मधु स्क्रीन टॉक्स पे आप लोगों को रिकमेंड किया है प्रीतम एंड पेड्रो। देखिए, ये एक ओटीटी सीरीज आई है,
हॉटस्टार पे मिलेगी आपको। और एक और मैंने सजेस्ट किया राख। राख भी बेहतरीन है और वो बिल्कुल रियल ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। एक यंग बच्चे टीनेजर, उनको कैसे किडनैप किया था और कैसे मार दिया था रंगा बिल्ला नाम की दो क्रिमिनल्स ने, तो उनकी स्टोरी है। उसके बारे में भी मैंने मधु स्क्रीन टॉक्स के ऊपर जिक्र किया है, आप उनको देखिए। तो जो दिल को भाता है वो दिल को भाता है, जो नहीं भाता वो नहीं भाता। और मैं अपने व्यूअर्स के साथ, इस फैमिली के साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ इसके ऊपर। हाँ, कभी कभी कुछ चुलबुलापन जो नेचुरली हम जब टीवी देखते हैं, जब ड्रामा देखते हैं, कोई नहीं पसंद आता तो हम उसकी खिल्ली भी उड़ाते हैं, हमारे को हंसी आ जाती है, हम मजाक भी उड़ाते हैं। वो चीज़ मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी स्क्रीन पर वैसे ही शेयर करती हूँ। इसके ऊपर आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी जो मैंने पिछले हफ्ते वीकली क्या फोर्टनाइटली रिव्यू जो दिया, जो चलते ड्रामों का जो मैं देख रही हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली मुझको बहुत ही मीडियोकर या मीडियोकर से भी कम लग रहे हैं आज की डेट में। कुछ अच्छा करंट ड्रामाज में मैं किसी को भी इस लेवल का नहीं बोलूँगी जैसे मैंने अभी मेरे पास तुमों का जिक्र किया है, या पीछे हमने रकीब से का जिक्र किया। बहुत से ड्रामे जिनका मैं बार बार जिक्र रिव्यू अलग से उठाती हूँ। उस क्वालिटी के ड्रामे तो इनमें से कोई भी नहीं है जो आज की डेट में चल रहे हैं। तो मैंने पिछला जो एपिसोड बनाया उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरे पास कमेंट आया। मुझे लगता है कि उस कमेंट को मुझे यहाँ पर पढ़ना चाहिए आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये चैनल चाहे शुरू मैंने किया है, लेकिन जिन 5,500 लोगों ने इस चैनल को प्यार दिया है और जो कमेंट करके अपना बात रखते हैं, उनकी बात को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उनकी बात को रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उस कमेंट को मैं ढूंढूं पहले क्या था। इनके मैं बहुत बार पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बहुत लंबा कमेंट है। @LUZ109, आप चाहें तो पिछले वाले रिव्यू का कमेंट बॉक्स में इनका देख लीजिए। इनफैक्ट मैं इनका पिन नहीं कर देती हूँ ना, नो इश्यूज, लीजिए। हालांकि ये मेरे खिलाफ बोल रही हैं इसमें, लेकिन मैं इनका पिन कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको खोल के देखिए। बहुत लंबा कमेंट है, इस वजह से मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगी। तो क्या लिख रही हैं कि आई कंसिस्टेंटली वैल्यू योर इनसाइटफुल रिव्यूज विच आई फाइंड पर्टिकुलरली कमेंडेबल फॉर देयर थॉटफुल एंड सीरियस अप्रोच। ये कह रही हैं कि मैं जो भी बोलती हूँ आज तक, इनको कंसिस्टेंटली ये मुझे फॉलो भी कर रही हैं और मेरे व्यूज़ से इत्तेफाक भी रखती हैं और बहुत पसंद करती हैं। लेकिन पिछला जो रिव्यू मैंने दिया उसमें उनको ये लगा कि मैंने कुछ अपना स्टाइल कॉमेडी कर दिया है, मैंने अपना स्टाइल थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। तो @MUZ109 आगे आपके कमेंट को हम फॉलो करेंगे। इसके ऊपर मैं कमेंट करने में मैं ये बात बोलूँगी कि मैंने अपने स्टाइल को कॉमेडी नहीं किया, मेरा स्टाइल नेचुरल है। जहाँ हंसी आती है वहाँ हंसी आती है, जहाँ गुस्सा आता है वहाँ गुस्सा आता है, जहाँ रोना आता है वहाँ रोना आता है। तो यहाँ पर भी मेरा रिएक्शन बिल्कुल वही था जो ड्रामों को देखते हुए रिएक्शन निकल रहा था, जो कि बहुत ही कुछ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, पैथेटिक चल रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ तो छोड़ ही दिए, जैसे मैंने आपको बताया था हमरा ही मैंने देखना ही छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं आया। विंटर लव नहीं आया पसंद, मैंने कुछ देख के छोड़ दिया। मिर्ज़ा की हीर वो भी छोड़ दिया, वो तो मैंने शुरू के 15 मिनट में ही छोड़ दिया था। लेकिन जंजीरें मैं देख रही हूँ और जंजीरें में दानियाल की एक्टिंग मुझको पसंद नहीं आ रही, और उसमें जिस तरीके की सिचुएशंस दिखाई जा रही, और अभी जो सहर हाशमी का सीन था कितना ओवर ड्रामेटिक तरीके से बनाया गया, तो उसमें हम थोड़ा सा ह्यूमर लेके आते नहीं है, वो नेचुरली आता है। जब हम देखते हैं तो हम हंसते हैं कि क्या कर रहे हैं, और जो हम हंसते हैं वही चीज़ जब मैं यहाँ पर अपनी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे वही सीन याद आता है और मैं उसी तरीके से बोलती हूँ जैसा हमने उस टाइम पर फील किया। तो आई एम नॉट नादिया खान, उन्होंने नीचे कमेंट किया कि देर इज़ वन नादिया खान जिसको हम यहाँ पर अपने पास झेल रहे हैं, ऐसा करके कुछ उन्होंने लिखा है। कि वही बहुत है हमारे लिए ये सारे काम करने के लिए, दूसरों की उड़ाती रहती है खिल्ली एंड और
मैं यहाँ पर किसी की खिल्ली नहीं उड़ा रही, मैं यहाँ पर एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। और जब तक हम ये ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देंगे, तब तक इन ड्रामा बनाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि पब्लिक को क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि ऐसे सीन्स दिखाना जहाँ मुंह से सलाइवा गिर रहा है, नाक बह रही है, या उल्टी करते हुए किसी को दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती स्क्रीन के ऊपर। कम से कम मुझे तो नहीं लगती, तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि वो नहीं अच्छा लगता। अभी उसमें अगर मैंने थोड़ा सा हंस दिया, तो वो किसी की खिल्ली उड़ाना नहीं है, वो एक ऑनेस्ट तरीके से मेरे रिव्यू को रखना है। लेकिन फिर भी अगर मेरी इस प्यारी फैमिली के किसी सदस्य का दिल दुखता है मेरी बातों से, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप लोगों की भावनाएं मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर ऐसा है तो शायद मैं आने वाले एपिसोड्स में मैं उन ड्रामास को टच ही नहीं करूँगी, फिर तो मैं वही कह सकती हूँ। बिकॉज अगर मुझे देना है तो मुझे ऑनेस्ट तरीके से देना है। एंड @MUZ109 आप ज़रा सुन मेरे दिल के रिव्यू खोल के देखिएगा, उसमें तो हम हंस हंस के पागल हो गए थे। इट इज़ नॉट कि मैंने चेंज किया है, हम तो सुन मेरे दिल में भी यही सब बोले थे कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। और इन्हीं का था, खलीलुर रहमान का ही ड्रामा था जिसकी मैंने बहुत खिल्ली उड़ाई थी, और उसी उन्हीं का ये ड्रामा है आज वाला मेरे पास तुम हो, जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ। जो चीज़ तारीफ के काबिल है वो है, और जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। और माया अली के लिए भी आपने इसमें बोला है, मैं फिर बोलूँगी, माया अली से मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं ना भाई। मैं किसको जानती हूँ पर्सनली, क्या उसने आके मेरे घर के बर्तन तोड़ दिए? मैं फिर से बोलूँगी, हंस रही हूँ थोड़ा सा। उसने मेरा कोई नुकसान किया है क्या? माया अली ने नहीं किया। लेकिन जब ऐसा देखते हैं तो फिर बोलना पड़ता है ना, नहीं अच्छी लग रही भाई, मुझे परफॉर्मेंस उसकी नहीं अप टू द मार्क लग रही माया अली की। और लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, इज शी लुकिंग नॉर्मल इन हर एक्शंस? एक सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ पदवी पर, जिसने हुक्म चलाना है, उसके अंडर इतने लोग हैं, उनके ऊपर उसने हुक्म चलाना है, लेकिन क्या वो ऐसे हुक्म चलाती है? नहीं चलाती। बट सरप्राइजिंगली अब भी जो पिछले हफ्ते के 2 एपिसोड्स गए हैं, उसमें हमें अचानक इसमें जो ट्विस्ट आ रहे हैं वो बहुत पसंद आने शुरू हो गए हैं। और जंजीरें भी बेहतर हो गया, हालांकि दानियाल की परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उसके भी थोड़े से अच्छे आ रहे हैं, सीन्स अच्छे आ रहे हैं, थोड़ी सिचुएशंस अच्छी आ रही है, मैं इतना बोलूँगी। और माया अली से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अब चलो, अब जब ये बात हो रही है ना, मैंने एक पॉइंट नोट किया है, आई शेयर इट विद यू। आप अभी का रिसेंट जो पिछले एपिसोड गए ना, उसको ज़रा चेक कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। एपिसोड 9 देखिएगा, उस पर एक 16.10 पॉइंट से देखिए, कहाँ तक देखिए, 24.50 पॉइंट पे देखिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट का स्लॉट है। सीन क्या था कि माया अली खुशबख्त नाज, है ना, यही नाम है ना, शी इज गोइंग टू द स्टूडियो, उसके हारून के स्टूडियो में जा रही है। वहां पर उसको वो एडिटिंग कर रहे हैं, तो एडिटिंग के लिए वो दिखाने के लिए उसको बुलाया कि आ जाओ देख लो कि हम एडिटिंग कर रहे हैं, ये बन रहा है फाइनल एपिसोड जो उसका रिलीज होना है। जब ये आती है 16.10 पॉइंट पे, देखिए लिपस्टिक का कलर क्या है, ठीक है। उसके बाद 17.45 पे देखिए, जब ये स्टूडियो के अंदर बैठ के और वो देख रहे हैं दोनों सीन्स, तो लिपस्टिक का कलर बदल गया। बाहर आई तो फिर से लिपस्टिक का कलर बदल गया। हो सकता है एक नॉर्मल व्यूअर के लिए ये बहुत छोटी सी बात हो कि क्या है यार, अभी लिपस्टिक के कलर, चप्पल का कलर, साड़ी का कलर, यही देखते रहेंगे क्या? नहीं, आज की डेट में जो भी व्यूअर्स हैं वो इन चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं। ये कनेक्टिविटी का ध्यान रखना, एक कोई भी अच्छा प्रोडक्शन हाउस होगा, कोई भी अच्छा डायरेक्टर, एडिटिंग टीम होगी, एक पूरी जो टीम होती है जो बैक एंड पे काम करती है, ये उनका काम है। और उनका सिर्फ काम नहीं है, ये जो एक्टर हैं उनको भी कहीं ना कहीं बता देना पड़ता है कि भाई ये तो कनेक्टिंग सीन है, या तो वो ये बोलें कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं जी ये कनेक्टिंग सीन है, ये तो बाद में कनेक्ट कर दिया गया, तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकती। बट आई थिंक ये चीज़ों का पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, वो तो वैसे ही जा रही है, अभी मुझे अभी भी पसंद नहीं आ रही है माया अली की परफॉर्मेंस।
तो चलो आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखें क्या लेके आते हैं। आप लोगों की सजेशंस आने दीजिए अच्छी। मेरे को अभी वाकई में बकवास ड्रामास नहीं देखने। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन बकवास ड्रामास। एंड दाम देख रही हूँ इस वक्त मैं, अगर आप में से कुछ लोग देखना चाहें। महरीन जब्बर एंड उमेरा अहमद राइटर, इनकी जोड़ी ने, ये बहुत पुराना है, 2010 का है ना। 16 साल पुराना ड्रामा मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। प्रिंट क्वालिटी पुरानी है वगैरह वगैरह, लेकिन सारे दिग्गज भरे हुए हैं। सनम बलोच है, सनम सईद है, अमीना शेख है, एंड दैट बॉय जो अभी क्या नाम है उसका, अदील हुसैन जो उसका अभी हम डॉक्टर बहू में बड़ा बेटा डॉक्टर साहब का, वो भी है इसमें। सो अच्छी स्टोरी है और मैं अभी देख रही हूँ। इतना नहीं देखा, मुश्किल से 5-6 एपिसोड्स देखे हैं। टोटल 18 एपिसोड्स हैं उसके। तो लेट मी सी कि अगर इस हफ्ते में उसको कंप्लीट करती हूँ तो अगले हफ्ते के लिए हम दाम को पिक करेंगे। अगर आप में से भी कुछ लोग देखना चाहें तो तब तक देख लीजिए। चलो फिर मिलते हैं, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल इफ यू लाइक द कंटेंट।